Hi friends, this is Abhishek. Welcome to my new video. In this video, we shall discuss about what to look or remember before buying a laptop और कंप्यूटर सिस्टम्स। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि हम बार बार तो लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जा नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, बहुत पैसे लगते हैं ख़रीदने में। तो क्यों ना हम एक बार में एक ऐसा सिस्टम लें जिससे हमारे सारे काम हो जाएं और वो हमारे बजट में भी हो। तो फ्रेंड्स, इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम एक अपने बजट का सिस्टम, अपने बजट का लैपटॉप हम बाय कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं और कौन से ब्रांड का लैपटॉप हमें लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, I appeal you, if you haven't subscribed our channel yet, so please subscribe it, and if you like this video, don't forget to press the thumb button। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लैपटॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए और एक हमारे गेमिंग यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और हम आज बात करेंगे नॉर्मल यूज़ लैपटॉप्स के बारे में कि हम अपने नॉर्मल वर्क के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए क्या कौन से लैपटॉप हम ले सकते हैं, किस बजट का ले सकते हैं और कौन से ब्रांड के लैपटॉप होना चाहिए और उस लैपटॉप में कैसी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट टू लुक बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लैपटॉप ख़रीदने से पहले जो तीन मेन चीज़ें जो हमें माइंड में रखनी होती है, वो चीज़ें हैं हमारी बजट, ब्रांड और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बजट की बात करें तो हमारे जो लैपटॉप्स हैं वो हमारे 20,000 से लेकर 1 लाख तक भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि हमें किस तरीके का लैपटॉप चाहिए, हमें किस काम के लिए लैपटॉप चाहिए। अगर अगर हमें नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो नॉर्मली 30 से 40 हज़ार के लैपटॉप में हमारा नॉर्मल काम हो सकता है। अगर हमें सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए या फिर अपने कॉलेज स्कूल के लिए चाहिए तो, या फिर अगर आप बड़ी कोई कंपनी चला रहे हैं और या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिसमें आपको बहुत सारा डेटा रखना होता है, बहुत हाई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, हाई रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, या फिर अगर आप गेम खेलते हैं तो वैसे लैपटॉप्स के लिए जो है वो लैपटॉप्स आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, जो कि हमारे 60 के अबोव ही 60,000 के अबोव आपको लैपटॉप मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बजट हमारे पूरी तरह डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है उस लैपटॉप के लिए, हमें किस लिए वो लैपटॉप चाहिए, किस यूज़ के लिए। तो ये तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट डिसाइड कर सकते हैं। अगर नॉर्मली, वैसे मैं अगर बताऊँ तो नॉर्मली जो लैपटॉप्स हैं वो हमारे 30 से लेकर 50,000 तक के जो लैपटॉप्स हैं वो हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। उसके बाद आइए फ्रेंड, बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है हमारा ब्रांड, कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ब्रांड हमारा उतना मैटर नहीं करता जितने कि हमारे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस मैटर करती हैं। ब्रांड जो होता है, हम किसी भी ब्रांड का लैपटॉप ले सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लैपटॉप जो है हमारा वो ब्रांड से नहीं चलता है। उसके अंदर की जो इंटरनल जो उसके इक्विपमेंट लगे हैं, उसके अंदर की जो मशीन्स हैं वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी नेम से जैसा कि हमने सोनी का लैपटॉप ले लिया और किसी ने HP का लैपटॉप ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि सोनी का लैपटॉप बहुत अच्छा चलेगा, HP का लैपटॉप बहुत बेकार चलेगा। ऐसा नहीं है। HP का लैपटॉप भी अच्छा चल सकता है, सोनी का लैपटॉप भी ख़राब चल सकता है। वो सब डिपेंड करता है हमारी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के अंदर, उसके इंटरनल पार्ट्स के अंदर, कि वो कितने अच्छे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। हम किसी भी ब्रांड का लैपटॉप लें, बस हमको माइंड में क्या रखना है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमारी क्या क्या हो सकती हैं। कौन कौन सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो जो मेन हैं, जो हमको लैपटॉप लेने से पहले माइंड में रखनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा लैपटॉप चूज़ कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जो हमारे मेन पॉइंट्स जो हैं, मेन 5 चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारे प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम, हार्ड डिस्क HDD, ग्राफिक्स कार्ड, GPU और स्क्रीन।
तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो फ्रेंड्स प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो प्रोसेसर हमारे मैक्सिमम जो हम देखते हैं वो 2 कंपनीज़ के ही आते हैं, एक तो AMD होता है और एक इंटेल होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और कौन सा प्रोसेसर हमें लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स वैसे अगर अच्छे की बात करें तो दोनों प्रोसेसर ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे चलते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे को, इंटेल और AMD को, तो इंटेल का जो प्रोसेसर्स हैं वो AMD से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आप कोई भी अगर लैपटॉप अगर लेने जा रहे हैं आप, तो आपको मैक्सिमम लैपटॉप्स में इंटेल के ही प्रोसेसर मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जो लैपटॉप की जो AMD के प्रोसेसर होते हैं जिस लैपटॉप में लगे होते हैं वो लैपटॉप सस्ते मिलते हैं। तो अगर आपको सस्ते लैपटॉप चाहिए, अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नॉर्मली यूज़ करना है और आपके पास बजट भी कम है, तो आप AMD के प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इंटेल का ही प्रोसेसर का लैपटॉप लें। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की, जो इंटेल और AMD में डिफरेंस ये है कि इंटेल के काफ़ी अच्छे होते हैं AMD के प्रोसेसर के मुकाबले। इंटेल के प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस होती है वो AMD के प्रोसेसर के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे चलते हैं। वहीं अगर हम AMD की बात करें तो ये प्रोसेसर जो होते हैं थोड़ा स्लो होते हैं और ये बहुत जल्दी हीट करते हैं, जबकि इंटेल में ऐसा नहीं होता। इंटेल के प्रोसेसर बहुत स्मूथली रन करते हैं और ये बहुत अच्छी ग्राफिक्स के साथ भी आते हैं। AMD के प्रोसेसर जो होते हैं वो हीट बहुत करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो सस्ते होते हैं, अगर वो जिस लैपटॉप में लगे होते हैं वो लैपटॉप भी सस्ते होते हैं। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि आप इंटेल का ही प्रोसेसर लें। तो इंटेल और AMD में मेन डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि अगर आप जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करें कि अगर आपने इंटेल का 3rd जनरेशन लैपटॉप लिया है, तो वो इंटेल का 3rd जनरेशन लैपटॉप आपके AMD के 6th या 7th जनरेशन लैपटॉप के इक्वल ही होगा। मतलब कि इंटेल का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर AMD के 6th जनरेशन के प्रोसेसर के इक्वल है। मतलब कि आपको AMD के 6th जनरेशन में जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो आपको इंटेल के 3rd जनरेशन में ही मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इतना डिफरेंस है हमारे इंटेल और AMD के प्रोसेसर में। इसीलिए फ्रेंड्स जो AMD के प्रोसेसर हमारे होते हैं वो चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटेल के प्रोसेसर के। तो फ्रेंड्स ये तो ये हमारी प्रोसेसर की बात। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ जैसे कि मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस से उतने नॉलेज नहीं रखते होंगे, तो मैं उनके लिए उनको भी मुझे साथ लेकर चलना है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कोई, जैसे कि आप सोचते हैं जैसे मेमोरी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, स्टोरेज। मतलब किसी चीज़ को स्टोर करने वाली चीज़ जो होती है वो मेमोरी कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये मेमोरी जो है वो किसी चीज़ को स्टोर करने वाली मेमोरी नहीं है। ये मेमोरी जो होती है कि ये एक पार्टिकुलर टाइम के लिए टेम्पररी प्रोग्राम्स को अपने ऊपर होल्ड करती है और उसको रन करती है। तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं रैम की। तो रैम बेसिकली हमारी एक मेमोरी होती है जैसे कि जो कि हमारे सिस्टम में मल्टीपल टास्क को रन करने में हेल्प करती है एट अ सेम टाइम पे। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप एक तरफ गूगल सर्फिंग कर रहे हैं, एक तरफ आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं और एक तरफ आपने कोई वीडियो ओपन कर रखी है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये आप एक से ज़्यादा टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। गूगल सर्फिंग, एक्सेल और वीडियो, तीनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स तो ये जो 3 चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं, तो इसको रन करने में हेल्प कौन कर रहा है, वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम ही कर रही है। इसीलिए फ्रेंड्स हम रैम का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकें एट द सेम टाइम। इससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम की जो मल्टीपल टास्क की पैरेलल प्रोसेसिंग होती है वो इंक्रीज होती है, हम एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। तो फ्रेंड्स जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो हमारी 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, जितनी भी आप इंक्रीज़ करना चाहें आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे साइजेस में आती हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि
आपको पता ही होगा कि अगर मल्टीपल टास्क हमें जितने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, जितने ज़्यादा मल्टीपल टास्क हमें रन करना चाहते हैं, मल्टीपल टास्क रन करने की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी चाहिए। जैसे कि अगर आप 2 GB रैम पर 4 टास्क रन कर पा रहे हैं, तो आप 4 GB रैम पर 8 टास्क रन कर पाएंगे एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी अगर हम बहुत सारे एप्लीकेशंस, मोर देन वन एप्लीकेशंस एक साथ ओपन कर देते हैं, और तो अचानक से क्या होता है कि हमारा जो लैपटॉप है वो लैग करने लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा टास्क रन कर रहे होते हैं। इसके वजह से जो हमारा लैपटॉप होता है वो लैग करने लगता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा टास्क रन करेंगे तो हमारे जो मेमोरी की जो प्रोसेसिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसकी अगर कैपेसिटी है 4 प्रोग्राम्स को रन करने की, और आप उसको 6 या 7 प्रोग्राम्स रन करा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक नॉर्मल सी बात है कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी और उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। इसकी वजह से हमारा लैपटॉप लैग करने लगता है। इसको हम कहते हैं कि हमारा लैपटॉप हैंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम टास्क को रन करना चाहते हैं एक साथ अपने सिस्टम पर, तो हमको उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी की रैम की भी नीड होती है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी हमारे रैम की होगी, हम उतने ज़्यादा ही प्रोग्राम्स अपने सिस्टम पर वन टाइम पर रन कर पाएंगे, सेम टाइम पर। इसको हम मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। अगर हम कंप्यूटर के टर्म में बोलें तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारी रैम की बात। अब मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि हमारा है हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हार्ड डिस्क हमारा डेटा स्टोरेज के लिए काम में आता है। जो भी हम डेटा अपने सिस्टम में कॉपी करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा हमारा जाके हमारे सिस्टम की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ही सेव होता है। तो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क जो अगर हम नॉर्मली लैपटॉप या सिस्टम लेने जाते हैं, तो हमको जो डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क की स्टोरेज जो पहले से हमको मिलती है नॉर्मली, वो 500 GB हमें मिलती है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ भी करा सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा हमको स्टोरेज की नीड नहीं है, तो हम 500 हार्ड डिस्क को कम भी करा सकते हैं, और अगर हमको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो हम इसको 1 TB तक भी इंक्रीज़ करा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अगर आप स्टोरेज इंक्रीज़ करा रहे हैं, डिक्रीज़ करा रहे हैं, तो उससे आपके लैपटॉप के प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम करवाई है, तो आपका लैपटॉप का प्राइस भी कम हो जाएगा। अगर आपने हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इंक्रीज़ कराई है, स्टोरेज बढ़ाई है, तो उसका लैपटॉप का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लैपटॉप के प्राइस पर अफेक्ट करेगा। तो ये आप ध्यान में रखना है लैपटॉप या सिस्टम ख़रीदने से पहले कि आप किस लिए आप सिस्टम ले रहे हैं, उस पर आपको क्या काम करना है। अगर आप नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए ले रहे हैं, कॉलेज वर्क के लिए ले रहे हैं, तो 500 GB आपके लिए मैक्सिमम में बहुत है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं आएगा। अगर आप हाई गेमिंग के लिए ले रहे हैं, आप 3D सॉफ्टवेयर चलाते हैं, हाई रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जिसका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क की नीड होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, हम देखते हैं, अब हमारा आता है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड फ्रेंड्स, जिसको हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, जो कि हमारा काम आता है हमारे सिस्टम के जो ग्राफिक्स हैं उसको कंट्रोल करने में। ग्राफिक्स मतलब जैसे कि जो हम अपने सिस्टम में, जो भी अपने लैपटॉप में कोई हम एनिमेशन करते हैं, देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, जो हमारा जो डिस्प्ले होता है वो हमारा सब ग्राफिक्स कार्ड ही मैनेज करता है हमारा है। तो फ्रेंड्स, गेमिंग के लिए भी बहुत से अलग से ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, हाई कैपेसिटी वाले, हाई प्रोसेसिंग वाले, जिससे कि आप बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकते हैं। नॉर्मली आजकल तो हर लैपटॉप्स में, सिस्टम में इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है। जैसे कि आप गेमिंग के लैपटॉप अगर आप स्पेशली ले रहे हैं, तो उसमें इनबिल्ट ही हाई पावर का ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलता है। तो ग्राफिक्स कार्ड फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम 2 कंपनीज़ के ही हम लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम आते हैं। एक होता है AMD का रेडॉन ग्राफिक, और एक है हमारा NVIDIA का। तो फ्रेंड्स, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, तो दोनों के ग्राफिक्स कार्ड ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी प्रोसेसिंग पावर होती है, बहुत ही अच्छा ये हमारे सिस्टम में रन करते हैं। तो ग्राफिक्स जो हमारे सिस्टम की जो ग्राफिक्स होती है उसको ग्राफिक्स कार्ड से ही मैनेज करते हैं।
अगर हम 3D मॉडलिंग करते हैं, एडोबे फ़ोटोशॉप पे काम वर्क करते हैं, फिर हम गेम खेलते हैं, उसके लिए हमको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही होता है। अगर आप नॉर्मली सिंपल वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मली आपको वीडियो देखने मूवी देखने के लिए जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है होता है आपके सिस्टम में, वही बहुत होता है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, जैसे कि 3D मॉडलिंग करनी है, गेम खेलने हैं, तो उसके लिए, और अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड उतना नहीं है आपके सिस्टम में, जितनी ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट है उस गेम के लिए, उस सॉफ्टवेयर के लिए, उतना ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो आप इसको एक्सटर्नली भी ऐड कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स को अपने सिस्टम में। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड लगाने से क्या होता है कि जो हमारी ग्राफिक्स कार्ड में जो CPU पर, जो हमारे प्रोसेसर पर जो लोड पड़ता है ना, वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो CPU ही हमारे ग्राफिक्स को भी हैंडल करता है और बाकी सिस्टम्स की फंक्शन को भी हैंडल करता है। लेकिन अगर हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी जो ग्राफिक्स की जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी ग्राफिक्स कार्ड हैंडल करता है, जिससे कि CPU थोड़ा फ्री हो जाता है, उसको ग्राफिक्स की टेंशन नहीं होती, वो सिंपल अपना अंदर की जो सिस्टम की फंक्शनिंग है, प्रोसेसिंग है, उसको ही सिर्फ हैंडल करता है। तो इससे हेल्प ये होती है कि हमारा जो सिस्टम जो होता है वो अच्छे से काम करता है, स्मूथली रन करता रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम ग्राफिक्स कार्ड ना यूज़ करें तो उससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड पड़ता है। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं सिस्टम में, तो सिस्टम में जो गेम खेल रहे हैं तो कभी गेम लैग करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे CPU पर, हमारे प्रोसेसर पर लोड पड़ रहा होता है, क्योंकि एक तरफ तो वो ग्राफिक्स को मैनेज कर रहा है, जो कि आप गेम खेल रहे हैं उसकी इतनी हाई ग्राफिक्स को मैनेज कर रहा है, उसके साथ ही वो आपके सिस्टम को भी रन कर रहा है, उसको चला रहा है। तो इससे क्या होता है, CPU हीट करने लगता है। जैसे आप देखते हैं लैपटॉप हीट करने लगता है, तो इससे क्या होता है, CPU बहुत हीट करने लगता है, तो सिस्टम स्लो हो जाता है उससे, और हमारा गेम लैग करने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आप कोई अगर गेम खेलने के लिए आपको चाहिए, गेमिंग खेलनी है, हाई सॉफ्टवेयर, हाई रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करना है, 3D मॉडलिंग करनी है, तो आपके सिस्टम में एक ग्राफिक्स कार्ड होना ही चाहिए, क्योंकि बिना ग्राफिक्स कार्ड के आपका सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा अगर आप हाई ग्राफिक्स पर वर्क कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ये तो ही हमारे ग्राफिक्स कार्ड की बात। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा लैपटॉप स्क्रीन्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि स्क्रीन का हमारे लैपटॉप पर क्या इतना इफेक्ट पड़ता है, तो हम बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉर्मली यूज़ के लिए लैपटॉप लेना है, कॉलेज या ऑफिस वर्क के लिए, तो नॉर्मल स्क्रीन जो आपके डिफ़ॉल्ट स्क्रीन्स आती हैं वो तो अच्छी हैं। अगर आप, जैसे आपका कोई स्टूडियो है, आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, ताकि आप कोई भी वर्क ईज़िली कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आपको स्क्रीन पर बड़ी बड़ी दिखाई दें। तो स्क्रीन, इसलिए हम बड़ी स्क्रीन का भी लैपटॉप यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, बड़ी स्क्रीन होने से क्या होता है कि जो आपका लैपटॉप का वेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर स्क्रीन बढ़ेगी तो उसका आपका लैपटॉप का साइज़ भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिस या कॉलेज के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, तो आप नॉर्मल लैपटॉप ही लें, छोटी स्क्रीन का ही लैपटॉप लें, क्योंकि अगर आप बड़ी स्क्रीन का लैपटॉप लेते हैं तो आपको उसको ले जाने में या अपने बैग में रखने में उसको आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि अगर स्क्रीन जब बड़ी होती है लैपटॉप की, तो उसका साइज़ भी, उसकी जो विड्थ होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे कि लैपटॉप अगर हमको बैग में रखना हो तो वो नहीं आती, और उसका वेट भी बढ़ जाता है, हैवी वेट हो जाता है, जिसको भी आपको उठा कर लेकर चलने में भी प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, तो जो हमारे नॉर्मल जो 14 इंच के स्क्रीन्स वाले लैपटॉप आते हैं वही आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपको घर पर ही काम करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप बड़ी स्क्रीन का लैपटॉप भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारे लैपटॉप स्क्रीन्स की। तो ये कुछ हमारे जो जो मेन जो पॉइंट्स थे, हमें सिस्टम या लैपटॉप्स को ख़रीदने से पहले जो हमको माइंड में रखने हैं, वही हमारे मेन पॉइंट्स थे, जिसको हम ध्यान में रखकर हम अपने लैपटॉप या सिस्टम्स को खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।